बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं वो रिपोर्ट राइटिंग है और इसकी इम्पॉर्टेंस है। टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं चाहता हूँ कि रिपोर्ट को समझ लें कि ये होती क्या है। देखें, वैसे तो हम रिपोर्ट का वर्ड लिटरल सेंस में भी यूज़ कर रहे होते हैं कि रिपोर्टर ने ये रिपोर्ट की है, यानी बात पहुँचाई है। डायरेक्ट नरेशन, इनडायरेक्ट नरेशन के अंदर भी आपने पढ़ा होगा और जाना होगा कि एक रिपोर्टेड स्पीच होती है, एक रिपोर्टिंग स्पीच होती है, वो एक अलग मतलब है। लेकिन जब यहाँ पर हम कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं या डॉक्यूमेंट्स की बात कर रहे हैं या ऑफिशियल लैंग्वेज की बात कर रहे हैं, बिज़नेस राइटिंग की बात कर रहे हैं या टेक्निकल कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं, टेक्निकल राइटिंग, यहाँ पर रिपोर्ट का मतलब एक डॉक्यूमेंट होता है। एक ऐसा डॉक्यूमेंट जिसको आप फॉर्मल डॉक्यूमेंट कहते हैं या आप ऑफिशियल डॉक्यूमेंट कहते हैं, और वो डॉक्यूमेंट किसी स्पेसिफ़िक फ़ील्ड या स्पेसिफ़िक टॉपिक पर हमें नॉलेज देता है। वो नॉलेज क्या होती है? वो इन्फॉर्मेशन किसी भी सब्जेक्ट की हो सकती है, किसी भी चीज़ की किसी एक पहलू पर हो सकती है। अगर रिसर्च की गई है तो उसकी फाइंडिंग्स, उसके जो नताइज थे वो भी अगर रिटन फॉर्म में लिखे हुए किसी डॉक्यूमेंट के अंदर, तो वो भी रिपोर्ट राइटिंग के आप कह सकते हैं सर्किल के अंदर आ जाती है। इसी तरह किसी भी चीज़ का अगर एनालिसिस किया गया है, उसकी वजूहात को जाना गया है, या उसमें किसी भी शय को, उसकी प्रॉब्लम को, उसकी सॉल्यूशन की तरफ बात की गई है, उसको छानने की कोशिश की गई है, जानने की कोशिश की गई है, तो वो सारी चीज़ें अगर एक डॉक्यूमेंट की सूरत में आ जाएं, एक फॉर्मल डॉक्यूमेंट की सूरत में, एक ऑर्गेनाइज्ड डॉक्यूमेंट की सूरत में उसको लॉजिकली प्रेजेंट किया जाए, तो वो रिपोर्ट बन जाता है। सही है। अब रिपोर्ट की टाइप्स बहुत सारी हैं। टाइप्स को जानने से पहले अगर इम्पोर्टेंस को हम जान लें तो मेरे ख़्याल से ये बहुत अच्छा होगा। तो देखो, सबसे पहले तो मैं ये बताता चलूँ कि अगर किसी चीज़ की इम्पोर्टेंस होती है तो वो उसकी एडवांटेजेस की वजह से होती है। जितने ज़्यादा फ़ायदे किसी शय के हम देखते हैं, उसकी इम्पोर्टेंस को हम इतना ही ज़्यादा बढ़ा देते हैं, या हमारी निगाह में उस चीज़ की इम्पोर्टेंस इतनी ज़्यादा हो जाती है। तो अब इसके एडवांटेजेस की अगर हम बात करें तो पहला एडवांटेज जो हमें रिपोर्ट राइटिंग के अंदर मिलता है वो कम्युनिकेशन का होता है। कम्युनिकेशन तो आप बोलकर भी कर लेते हैं, आप वीडियो बनाकर भी कर लेते हैं। कम्युनिकेशन स्पीच या लेक्चर की सूरत में भी हो जाती है, लेटर लिखकर भी हो जाती है। लेकिन यहाँ पर कम्युनिकेशन पॉइंट इम्पॉर्टेंट क्यों है, सवाल ये पैदा होता है। तो मैं जवाब दे देता हूँ। वो इम्पॉर्टेंट इस वजह से है कि ये जो रिपोर्ट होती है ये रिटन कम्युनिकेशन ही होती है, लेकिन ये सिर्फ इंडिविजुअल्स के लिए लिखी नहीं जाती बल्कि ऑर्गेनाइजेशंस के लिए भी लिखी जाती है। इसके ज़रिए आप स्पेसिफ़िक ऑडियंस को भी टारगेट करते हैं। उसकी लैंग्वेज अगर हाई टेक ऑडियंस के लिए लिखी जा रही है, लो टेक ऑडियंस के लिए या ले ऑडियंस के लिए, तो कम्युनिकेशन इसके ज़रिए चूँकि स्पेसिफ़िक ऑडियंस से हो रही है, स्पेसिफ़िक लोगों से हो रही है, ऑर्गेनाइजेशन, इंडिविजुअल्स, इस वजह से इम्पोर्टेंस बढ़ जाती है। दूसरा, इसके ज़रिए हम अपनी इंफॉर्मेशन को, फाइंडिंग्स को, रिकमेंडेशन को बड़े लॉजिकल वे में और बड़े कंसाइज और क्लियर वे में, जो कि पढ़ने वाले को समझ भी आ जाए और वो उसे याद भी रख सके, हम इसके ज़रिए चूँकि पहुँचाते हैं। इस वजह से कम्युनिकेशन का पॉइंट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है जब हम रिपोर्ट राइटिंग की इम्पॉर्टेंस की बात करते हैं। मेरे ख़्याल से मैंने अपनी बात को आसान करके ही बताया है। अगर मैंने मुश्किल कर दिया हो तो टॉलरेट कर लीजिएगा। सेकंड पॉइंट अगर हम देखें वो डॉक्यूमेंटेशन का है। मतलब ये कि रिपोर्ट डॉक्यूमेंटेशन की वजह से भी इम्पॉर्टेंट होती है। सही। रिपोर्ट राइटिंग क्यों सीखे जाए या इसको इम्पॉर्टेंस क्यों दी जाए, इसको ये अहम है भी है या नहीं है, इसको पढ़ने की क्या ज़रूरत है। तो देखो, दूसरा पॉइंट डॉक्यूमेंटेशन का है। जब हम किसी चीज़ को अब कह लें कि रिटन फॉर्म में लेकर आ जाते हैं तो वो एक परमानेंट रिकॉर्ड बन जाता है। वैसे तो लेटर, एप्लीकेशन और भी बहुत सारी चीज़ें, उन सब के लिए ये आप परमानेंट रिकॉर्ड का वर्ड तो यूज़ नहीं करते। लेकिन जब रिपोर्ट्स की बात करते हैं, मेडिकल रिपोर्ट्स हो अगर वो फॉर एग्ज़ाम्पल, या वो लीगल रिपोर्ट्स हो या वो एकेडमिक रिपोर्ट्स हो, अब परमानेंट रिकॉर्ड है। कोई वाक़या पेश आया था, उसका
पूरा आपने तज्ज़िया किया, उसकी वजूहात को जाना, कॉजेज़ क्या थी, एनालिसिस किया, उस पर रिसर्च की, उस पर रिकमेंडेशन लोगों की क्या थी। अब ये सारी बातें जब रिटन फॉर्म में आ जाती है तो इसकी इम्पॉर्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। मैं यहाँ पर एक एग्ज़ाम्पल अगर दूँ, वीडियो की इम्पॉर्टेंस ज़्यादा है या बुक की इम्पॉर्टेंस ज़्यादा है? डेफ़िनेटली आप कहेंगे कि बुक की इम्पॉर्टेंस ज़्यादा है, इस सेंस में कि अगर राइटर कोई बुक लिख देता है तो वो एक ज़माने तक चलती रहेगी, जो पढ़ने वाले हैं उनको पता होगा। वीडियोस का क्या है, आज वो सर्च में आ रही है, कल नहीं आए, तो आप उसको नहीं कह सकते कि वो इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट यहाँ होगी। हाँ, वो अलग बात है कि वे ऑफ कम्युनिकेशन और जल्द अज जल्द बातें समझ में आ जाती हैं, वो एक अलग बात है। सो डॉक्यूमेंटेशन का पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा, इस वजह से इम्पॉर्टेंट है। डॉक्यूमेंट एक ऐसी चीज़ होती है, पार्टिकुलर सब्जेक्ट पर वो होता है, ओवरव्यू मिल जाता है हमें उस पर। ऐसे ही फ़र्ज़ कर लें कि वो वाक़या पेश आया था, अब उस पर रिपोर्ट तैयार की गई थी। अगर बाद के किसी ज़माने में या बाद के लोगों में से कोई उसको दोबारा देखना चाहे, उससे फ़ायदा उठाना चाहे, वो तो रेफ़र बैक जाके उसको दोबारा पढ़ सकता है, देख सकता है। तो ये एक फ़ायदा हमें डॉक्यूमेंटेशन का नज़र आता है। एक और जो पॉइंट है वो डिसीजन मेकिंग का है। रिपोर्ट इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है कि बहुत से ऐसे डिसीजंस लेने वाले हैं जो हवा में डिसीजन नहीं लेते बल्कि नॉलेज की बुनियाद पर डिसीजन लेते हैं। फ़र्ज़ कर लें आप अगर कोई बिज़नेस कर रहे हैं और आपके सामने कोई सिचुएशन आती है जो पहले कभी आपने फेस नहीं की है, उस पर अगर आपको कोई रिसर्च मिल जाती है, रिपोर्ट रिसर्च भी होती है ना, एक उसकी टाइप बनती है। अगर आपको उस पर कोई रिसर्च मिल जाती है और उस रिसर्च को पढ़ने के बाद आपको जो नॉलेज मिलती है और उसकी बुनियाद पर जो आप डिसीजन लेते हैं, तो क्या वो सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा? मतलब उसकी सक्सेस रेट, सक्सेसफुल होने के, कामयाब होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे। तो डिसीजन मेकिंग में ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है क्योंकि रेलिवेंट डेटा में मिल जाता है। रिपोर्ट्स के अंदर एनालिसिस किसी चीज़ का किया गया था, रिकमेंडेशन, केस स्टडीज़, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, तो इस वजह से भी इसकी इम्पोर्टेंस ज़्यादा है। एक और जो वजह है, अच्छा यहाँ मैंने सारे ही आपको पॉइंट्स बता दिए हैं, कुछ ऐसी बातें भी जो यहाँ नहीं लिखी मैं खुद से बता रहा हूँ, तो उसको भी समझ लीजिएगा। एक और जो पॉइंट है ना रिपोर्ट के इम्पॉर्टेंट होने का और इसकी इम्पॉर्टेंस का, इसके एडवांटेजेस का, वो है अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी का मतलब ये है कि जब आप कोई भी चीज़ रिटन फॉर्म में लेकर आ जाते हैं तो उसके अंदर ट्रांसपेरेंसी आ जाती है। एक वो जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसके अंदर आउटकम्स, प्रोग्रेस, एक्शंस, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, बिल्कुल क्लियर कट होती है वो बातें। ये दिख रहा होता है कि हाँ, आपने अगर ये प्रोजेक्ट शुरू किया था और आपने उस पर रिपोर्ट भी तैयार की है कि मेरा प्रोजेक्ट सही चल रहा है, अब तक मैंने इन चीज़ों को कवर कर लिया है। अकाउंटेबिलिटी दिख रही है उसके अंदर, यानी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप अपने आप को अकाउंटेबल भी शो कर रहे हैं। अब अगर कोई ये देखना चाहता है कि जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स थे वो पूरे हो रहे हैं या नहीं हो रहे, तो वो देख ले उस रिपोर्ट को जाकर। अकाउंटेबिलिटी का ये फैक्टर हमें इसके अंदर नज़र आता है। इसी तरह हमें रिपोर्ट्स को पढ़कर ही, रिपोर्ट्स में ही हमें किसी भी एरिया की इम्प्रूवमेंट के बारे में भी नो हाउ मिल जाती है कि हाँ, यहाँ तक ये चीज़ पहुँच चुकी है या यहाँ तक इसको पहुँच जाना चाहिए था, हमारे सामने ये वीकनेस आ रही है या ये एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, अगर इसको हम थोड़ा सा और सही कर लें तो इस तरह हो जाएगा। अकाउंटेबिलिटी वाला ही फैक्टर है ये एक, जिससे हमें और भी बहुत सारे फ़ायदे मिल रहे हैं। लोगों की परफॉर्मेंस को अगर कोई वैसी देखना चाहे तो ये एक सही तरीका नहीं होता। हाँ, अगर उसने वो काम किया, उसकी रिपोर्ट्स हैं और वो रिपोर्ट भी पेश करता रहा है, जैसे ऑफिस में भी होता है, अगर उसकी रिपोर्ट्स को या उस पर जो रिपोर्ट्स तैयार की गई किसी और ने चाहे तैयार की हो, ये चीज़ें उसकी परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करने में भी, चेक करने में भी अहम किरदार अदा करेगी। तो रिपोर्ट के ज़रिए हमें ये पता चल रहा है, तो परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करना भी एक इसका इम्पॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है। ऐसे एक और पॉइंट है का, जब आप रिपोर्ट लिखते हैं ना, तो ये रिटन कम्युनिकेशन, चूँकि इसका स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है ना, स्ट्रक्चर पे भी हम बात करेंगे किसी और वीडियो में, सारी बातें तो एक ही जगह नहीं होगी ना।
इसके अंदर चूँकि लॉजिकली आप चीज़ों को प्रेजेंट करते हैं, फाइंडिंग्स और रिकमेंडेशन और जो डेटा आपने कलेक्ट किया है उसका एनालिसिस, ये सारी चीज़ें मिलकर प्रोफेशनलिज्म दिखा रही होती है। आपका इमेज आपके पढ़ने वाले, आपके रीडर के जहन में बहुत अच्छा हो जाता है। वो देख रहा होता है कि हाँ यार, इसको लॉजिकली अपनी बातें प्रेजेंट करना आती हैं, ये कोई भी बात ऐसे ही नहीं कह रहा है, साइंटिफिक वे में अपनी बात को प्रेजेंट कर रहा है। तो प्रोफेशनलिज्म और कॉम्पिटेंस इसके अंदर दिख रही है। ऐसे ही जब आप रिटन कम्युनिकेशन इस तरह कर रहे हैं, लॉजिकली अपनी बात को प्रेजेंट कर रहे हैं, तो ये चीज़ आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स भी दिखा रही है। आप डिटेल्स की तरफ लोगों की तवज्जो ड्रॉ करना चाहते हैं, ये भी फ़ायदा आपको मिल रहा है। ये प्रोफेशनलिज्म के अंदर ही आ रहा है ना। इसी तरह आपकी जो प्रोफेशनल रेपुटेशन है और जो क्रेडिबिलिटी है वो भी बढ़ रही है। उससे लोगों के जहन में एक अच्छा इमेज आपके बारे में क्रिएट हो रहा है कि यू आर द पर्सन हु कैन प्रेजेंट हिज फाइंडिंग्स, हिज नॉलेज, हिज इंफॉर्मेशन इन अ लॉजिकल मैनर। तो फ़ायदा है या नहीं है। इसी तरह अब अगली बात भी कर लेते हैं हम। हमें लीगल इश्यूज़ में और लीगल पॉलिसीज़ और क्या कहेंगे आप, स्टैंडर्ड्स में भी हमें इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाता है रिपोर्ट्स के ज़रिए। सही है, लीगल स्टैंडर्ड्स। और अच्छा, मैं इसको पहले बता दूं। फॉर एग्ज़ाम्पल फ़र्ज़ कर लें कि आप हॉस्पिटल में होते हैं, आप वहाँ पर डॉक्टर हैं, जॉब करते हैं, वहाँ पर कोई वाक़या पेश आता है, कोई पेशेंट लाया जाता है, इंसिडेंट रिपोर्ट आप उसकी तैयार करते हैं, तो ये चीज़ लीगल पर्पसेस में भी यूज़ होगी। सही है। रिपोर्ट का मतलब ये नहीं है कि वो चीज़ बस वो किसी दराज की ज़ीनत बन जाएगी या किसी शेल्फ़ के अंदर जैसे उसको रख दिया जाएगा, कब ज़रूरत पड़ेगी तो निकाल लेंगे, ऐसा नहीं है। बल्कि लीगल इश्यूज़ में वहाँ पर अदालत के सामने और जज के सामने तो आप ये नहीं कह सकते ना, हाँ मैं था, मैंने खुद देखा था। प्रूफ क्या है, किस वक्त उसको लाया गया था, क्या क्या इक़दामात किए गए थे, ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड में आ रही हैं, पूरी रिपोर्ट तैयार हो रही है, कॉजेज़ एनालिसिस जो भी है। तो ये लीगल इश्यूज़ में भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। इसी तरह क्वालिटी इम्प्रूव करनी है, वहाँ पर इसका एक लीगल वो मामला आ जाता है। इसी तरह और दीगर मामलात हैं। सो यहाँ पर ये बात क्लियर हो जाती है कि इसकी इम्पॉर्टेंस का इनकार नहीं किया जा सकता। इसी तरह एक और पॉइंट, ये लास्ट पॉइंट है, वो है रिसर्च और इवैल्यूएशन। जब हम रिपोर्ट की बात करते हैं तो रिपोर्ट में आप ये कह लें कि रिपोर्ट जो है ना, रिसर्च का और इवैल्यूएशन किसी चीज़ को चेक करना, उसका असेसमेंट करना, ये जो रिपोर्ट होती है ना, रिसर्च का एक लाजमी जुज़ है, इंटीग्रल पार्ट ऑफ रिसर्च। सही। अब वो कैसे, जब आप रिसर्च करते हैं तो अपनी फाइंडिंग्स को बड़े तरीके के साथ और क्लियर और कंसाइज करके प्रेजेंट करते हैं। तो रिसर्चर्स जब रिसर्च करते हैं तो रिपोर्ट ज़रूर तैयार करते हैं। रिपोर्ट और रिसर्च ये एक दूसरे का, ये कह लें कि बस एक, अगर मैं समझाने की खातिर कहूँ कि एक दूसरे का बस ये नाम है। अगर आप रिसर्च कह रहे हैं तो रिसर्च का मतलब रिपोर्ट है और रिपोर्ट का मतलब रिसर्च है। जिसको भी आपने लिखा है, जो चीज़ भी आपने जिस मैटर को भी लिखा है, उसको पूरी ज़िम्मेदारी के साथ और साइंटिफिक वे में उसको इन्वेस्टिगेट करके लिखा है। ये सारी चीज़ें रिसर्च में बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं। तो रिपोर्ट इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसको रिसर्च में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। फील्ड की नॉलेज को, इंफॉर्मेशन को बहुत अच्छे अंदाज में प्रेजेंट किया जाता है और फिर ये सारी चीज़ें आगे जाकर कंट्रीब्यूट भी करती हैं। फ्यूचर में जो रिसर्च करना चाहते हैं उन लोगों को हेल्प करती है और डिसीजन मेकर्स को हेल्प करती है इस मामले में कि उन्हें उन सारी नॉलेज की बुनियाद पर जो आपने उनको दी है क्या करना चाहिए। तो आई होप इस लेक्चर से आपको फ़ायदा हुआ होगा। अगर फ़ायदा हुआ है तो हमारे साथ जुड़े रहें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।